morning, students. All of you are talking about p block elements. And in p block elements, we have already studied about group 15, that is the fifth A, and their properties, as well as related compounds. And today, we should start group 16. Really, I have already started about group 16. I have told you general properties are group 16 elements. That is the oxygen, sulfur, selenium, titanium, and polonium. All these elements are included in group 16. That is the 6A subgroup. Oxygen is the first member of the group, and expressing different behavior with its family member due to absence of d subcell, smaller size and high electronegativity. And one of the specific property of oxygen is also well known, that is the hydrogen bonding due to high electronegativity of oxygen. Related to such properties, some of the questions are given in text as 7.13. In text question 13, list the important source of sulfur. सल्फर के जो आपसे पूछे गए हैं कि इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है, आपको सल्फर कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। तो सल्फर को गेन करने के लिए हमारे पास बहुत से सोर्स हैं। कुछ तो सल्फर का राख ही हमको मिल जाता है, जिसमें केवल सल्फर होता है, और इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट के फॉर्म में सल्फर मिलता है। हम लोगों को एक और के बारे में कॉमनली जानकारी है, उसे हम पायराइट और कहते हैं। पायराइट आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट के रूप में पाया जाता है। आयरन पायराइट का फार्मूला होता है FeS2, जिसे हम कॉमनली आयरन सल्फाइड भी कहते हैं। नेम ऑफ सच कंपाउंड इज आयरन पायराइट। Iron pyrites and CuFeS2, it is called as copper pyrites. Except these both pyrites, calcium sulfate, magnesium sulfate, and other sulfate of sulfur are the main sources of sulfur. It occurs in the form of sulfate, as calcium sulfate, magnesium sulfate, aluminium sulfate, and so on. Copper pyrites and iron pyrites. These are the basic sources of सल्फर। इप्सम MgSO4 7H2, हम 7 मॉलिक्यूल जब इसके साथ लगा देते हैं तो इसको इप्सम कहते हैं, 7H2O। इट इज कॉल्ड एज इप्सम। और जब हम CaSO4 के साथ 2H2O लगा देते हैं तो आप बच्चों ने पढ़ रखा है, इसको क्या कहते हैं? जिप्सम, GYPSUM। These are the common sources of sulfur। इसमें कोई बुद्धि लगाने की जरूरत तो है नहीं, आप इतना तो कॉमनली सोच के लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लिखा जाता है, 1-2 एग्जाम्पल लिखे जाते हैं सोर्स में। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि सल्फर के जो सोर्स हैं उनके सल्फेट साल्ट के रूप में कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो हमें मिलते हैं, या पायराइट्स के फॉर्म में कॉपर या पायराइट्स या आयरन पायराइट्स के रूप में हमें सल्फर मिलता है। और सल्फर स्पेशली राख के रूप में भी मिलता है। दूसरा टेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7.14 व्हाई द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। Write the order of thermal stability of hydrides of group 16 elements. क्वेश्चन है
कि अगर हम OH2 की बात करें तो ऑक्सीजन का हाइड्राइड होगा। OH2 को पहचानते हैं आप, उसी को H2O कहते हैं। OH2 को हम क्या लिखते हैं? H2, और उसी प्रकार से उसके नीचे ऐसे ही है, SeO, Se, और Se की बैलेंस 2 लिखते हैं ना, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन 2 बैलेंस शो करता है, 2 हाइड्रोजन लगता है, तो SeH2, NH2SE, H2S। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करिए तो आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज रेस्पेक्टिवली। एनी प्रॉब्लम? तो नेचुरल सी चीज है कि H2O पानी को, अब देखते हैं पानी के, आप खौलाएंगे, पानी को खौलाने के बाद पानी ही भाप के रूप में उड़ता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं होता। लेकिन आप जैसे जैसे नीचे आएंगे, हाइड्रोजन के साथ उसकी स्टेबिलिटी घटती जाएगी। H2S गैस है, उसके नीचे आप आते जाएंगे तो स्टेबिलिटी हाइड्रोजन के साथ घटती जाएगी। ये बात याद रहेगी। सबसे ऊपर का एलिमेंट सबसे अधिक स्टेबल क्यों है? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये तो एक ग्रुप के लिए नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे हर ग्रुप में पूछा जाता है तो हर ग्रुप के साथ अपने आंसर को आप सेट करके दे सकते हैं। टीचर्स हर क्वेश्चन का आंसर, हर क्वेश्चन जितना होता है उनके आंसर को आपको दे देते हैं। क्यों क्या हर क्वेश्चन को रट के जाते हैं क्या? उनके चेहरे पर कभी भी आप सिंकिंग नहीं देखते हैं। क्यों? यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। व्हाई सो? बिकॉज दे आर फंडामेंटली क्लियर। देयर आंसर विल बी बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स ऑफ द केमिस्ट्री। फंडामेंटल जो है उसके आधार पर क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन तो इनफिनिट होते हैं, लेकिन आंसर सब एक ही पाथ से होकर के पास आउट होता है। आपके कंसेप्ट पर सारा क्वेश्चन होता है और उसका आंसर कंसेप्ट पर ही आप देते हैं। एनी प्रॉब्लम? आप क्वेश्चन न रटे बल्कि कंसेप्ट की तरफ अपने ध्यान दें। Why is H2O a liquid and H2S a gas? Very childish question. हम लोगों ने बार बार पढ़ रखा है कि H2O में जो ऑक्सीजन एटम है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2O is liquid while sulfur is unable to form hydrogen bond due to lower electronegativity than oxygen, so it is gas। इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी पूछा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O is higher than H2S, answer will be same, there will be no difference in answer always will be due to hydrogen bonding। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आप पहले से पढ़ चुके होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और कैसे बनती है। 11th क्लास के लास्ट जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर था उसके लास्ट हेडिंग में आपको बताया गया है। इस टॉपिक में 3 क्वेश्चन के बाद हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड है? एक पहला मेथड तो आप देखिए कॉमन मेथड है, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर आपको पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस मिलती है। एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस,
उन्होंने सबसे पहले इस रिएक्शन को कंप्लीट किया था। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करके ही वो ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते थे। आपको कैटलिसिस में ये पॉइंट, हालांकि इस साल कैटलिसिस आपके कोर्स से बाहर कर दिया गया है, वहाँ फिर भी आपको ध्यान देना चाहिए। बाहर तो कर दिया गया है लेकिन वो हर जगह बिना कैटलिस्ट के केमिस्ट्री आगे नहीं बढ़ती है। तो ध्यान देना चाहिए कि अगर थोड़ी सी अमाउंट मैग्नीज डाइऑक्साइड की इसमें मिल जाती है तो जो ये रेट ऑफ डिसोसिएशन है, डिकम्पोजिशन है, वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। 2KCl + 3O2 ये फास्ट हो जाता है। ये कैटलिस्ट यहीं से डिस्कवर किया गया था, ये कैटलिस्ट है। तो आपको ऑक्सीजन बनाने का ये पहला तरीका बताया गया है, ग्राउंड बेस्ड। When potassium chlorate is heated in the presence of little amount of manganese dioxide which acts as a catalyst, oxygen gas evolves. Any problem? As I think so, there will be no problem at all. Clear? And further, how can you obtain oxygen? Silver oxide or mercuric oxide HgO on thermal decomposition थर्मल डिकम्पोजिशन का अर्थ होता है कि हम उन्हें गर्म करें और मॉलिक्यूल टूट जाएं। फॉर्मिंग ऑक्सीजन गैस, ये थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि हम गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। डिकम्पोजेज इनटू करस्पॉन्डिंग मेटल्स एंड ऑक्सीजन according following reaction. It is our popular sentence. Silver oxide on heating decomposes into silver and oxygen gas. Similarly, mercuric oxide also decomposes into Hg and oxygen gas. Mercury and oxygen gas. It is based on thermal decomposition. It is called as thermal decomposition. When any molecule decomposes into its elements or compounds into their parts, such on heating, then it is called as thermal decomposition. Any problem? Decomposition में और dissociation में फर्क ये होता है, बैकवर्ड रिएक्शन अगर हो जाए, कंडीशन वही रखी जाए, रिएक्शन फिर से रिवर्स हो जाए तो हम कहेंगे रिएक्शन डिसोसिएशन हो रहा है। और अगर टूट करके बाहर निकल जा रहा है, सिल्वर वहाँ बचा हुआ है, ऑक्सीजन तो चला गया, तो ये क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन कहलाता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसके अलावा आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज हाईली अनस्टेबल इन नेचर। It decomposes into water molecule and releases oxygen gas. ये नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ती है तो ये डिकम्पोजिशन इस प्रकार से हो जाता है। इसे सेल्फ डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं, अपने आप ही ये टूटता रहता है, रेडली डिकम्पोज हो जाता है। बहुत थोड़ी सी गर्म कर दीजिए तो भी टूट जाएगा। तो इस प्रकार से आप मेटल के ऑक्साइड को या हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करके ऑक्सीजन गैस को प्राप्त कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
और देखिए, हमें इंडस्ट्रियली ऑक्सीजन जब गेन करना होता है लार्ज अमाउंट में, तो हम सराउंडिंग से जो हमारी एयर है जिसमें 21% हमारे पास ऑक्सीजन है, हवा हमारी जो है चारों तरफ की वातावरण है, उसमें 21% के अबाउट 21% ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, नाइट्रोजन को सेपरेट करके हम ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं। इस प्रकार हम सराउंडिंग से इंडस्ट्री प्राप्त करते हैं। इंडस्ट्री O2 is obtained from air by first removing CO2 and water vapor, and then the remaining gases are liquefied and fractional distillation. By fractional distillation, N2 and O2 gases are separated out and oxygen in large amount is obtained by surrounding by such process. These are the methods by which we obtain O2 gas. And O2 गैस का यूज तो हम जानते हैं, अभी इस पर हम डिस्कशन बाद में करते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, यूज क्या है, इस पर हम बाद में बात करते हैं। इसमें बहुत सी कहानियाँ सुनाएंगे आपको, आपके यहाँ रोज होने वाले नौटंकी भी सुनाएंगे कि क्या क्या ड्रामा कैसे कैसे होती है, ऑक्सीजन के डिफिशियंसी में कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, पॉलिटिकल फाइट कैसे कैसे होती है। जैसे अभी गोरखपुर में कुछ दिन पहले ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, हमारा उत्तर प्रदेश में एक स्टेट, यूपी स्टेट में गोरखपुर सिटी है, और गोरखपुर सिटी में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी BRD मेडिकल कॉलेज में, और कई बच्चे मर गए थे। तो ऑक्सीजन सिलेंडर पर आप पूरा देखे होंगे कि पूरे भारत में, हमारे इंडिया में उस पर चीलपोंग हो रहा था। तो ऑक्सीजन की उपयोगिता क्या है, उसके बारे में, आपको पेशेंट को ऑक्सीजन कैसे दी जाती है, उसके बारे में हम आपको पहले भी कई बार बता चुके होंगे, जैसे एडजॉर्प्शन में बताए थे, लेकिन किस प्रकार से लिया जाता है। लेकिन आप ऑक्सीजन की यूज की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन अगर ना बना के आप रखेंगे प्लांट में, तो आपके मरीज ऑक्सीजन नहीं पाएंगे, जिससे कि भांति भांति की त्राही मच जाएगी और कई पेशेंट आपके ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ देंगे। मोस्ट ऑफ द पेशेंट विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। So it is necessary for all of us that we should know about preparation of oxygen and how can we obtain oxygen from surrounding. All the experiments and all the apparatus always be prepared to obtain large amount oxygen to prevent your patient from their disease, to cure them. Now physical properties, and about properties we will talk next day. So for today, all of you revise all these topics and we will meet again at next day. Thank you very much. See you again.